हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। इसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था और हर्शी और चेस ने आइसोटोप्स यूज़ कर उन्होंने बताया कि किस प्रकार डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो डीएनए की पैकेजिंग को समझने के लिए हमने पहले डीएनए की स्ट्रक्चर समझी। डीएनए की स्ट्रक्चर के हम पार्ट 1, 2, 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप देख सकते हो कि डीएनए किस प्रकार बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, शुगर और फास्फेट आपस में जुड़ते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि डीएनए एक सेल में किस प्रकार अपने आप को पैक करता है। उसकी पैकिंग के लिए समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से समझते हो जब से आपने साइंस पढ़नी स्टार्ट की है। ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, जिसके अंदर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कंसंट्रेट करेंगे इसके क्रोमेटिन नेटवर्क पर। क्रोमेटिन नेटवर्क जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया था सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जब करती है सेल, तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क बदलता है क्रोमोसोम्स में। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है। इसी में जीन पाए जाते हैं और यह क्रोमेटिन नेटवर्क बना होता है मेनली डीएनए का प्लस प्रोटीन। प्रोटीन इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब प्रोटीन है, इसका मतलब ये बने होगा अमीनो एसिड्स का। नेचुरल सी बात है कि प्रोटीन है तो किसकी बनी होगी, अमीनो एसिड्स की बनी होगी। अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, 2 अमीनो एसिड होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। यही दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस में पाया जाने वाला फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर तैरता रहता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए तैयार होती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में बदल जाता है। इसका मतलब इस डीएनए को पैक होना ज़रूरी होता है। जब तक डीएनए पैक नहीं होगा वो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में ये डीएनए दूसरी सेल के अंदर नहीं, ये बिखरी हुई स्थिति में होता है। तो इसको पहले पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि क्रोमेटिन नेटवर्क, डीएनए और प्रोटीन किस प्रकार ये क्रोमेटिन नेटवर्क को पैक करता है, इसी का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हम डीएनए की स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी मोटाई मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 nm, या आपने कह सकते हैं कि ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। सेल डिवीज़न जब कोई सेल करती है स्टार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तो इसके लिए इस डीएनए को कंडेंस होना, संघनन होना ज़रूरी है। जब तक डीएनए कंडेंस नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, घना नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, तब तक वो डीएनए किसी तरीके से भी पैक नहीं होगा। क्योंकि सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग डीएनए का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो पूरी तरह से उसको आगे दूसरी सेल में या दूसरे न्यूक्लियस को बनाने में पॉसिबल नहीं होता, या पूरी तरह से वो नई सेल को बनाने में नहीं बना, उसका जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होगी,
अपने आप को पैक करेगी। तो पैक करने के लिए क्या होगा, इस डीएनए के जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो अपने आप को पैक करेगा, या अपने आप को पैकिंग करने के लिए क्या करेगा, पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस टाइप से पाया जाता है। इसकी मोटाई क्या होती है, 2 nm। जैसे जैसे ये डीएनए मटेरियल अपने आप को कंडेंस कर लेगा, इसकी मोटाई हो जाएगी 30 nm। इस तरह से कंडेंस करेगा अपने आप को। अभी भी ये डीएनए अपनी तरफ से पूरी तरह से कंडेंस नहीं होता है, ये थोड़ा सा और कंडेंस करेगा अपने आप को। इसकी मोटाई हो जाती है 300 nm। अभी भी ये पूरा नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को और कंडेंस करेगा और इसकी मोटाई हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 7 nm। ये प्रोफेज स्टेज की बात कर रहे हैं, जब सेल डिवीज़न करती है, या प्रोफेज के स्टार्टिंग में इंटरफेज के बीच में हमने एक स्टेज पढ़ी थी, एस फेज। वहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो वो भी अपने टॉपिक के अंदर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझें कि ये कंडेंसेशन या संघनन डीएनए का किस रोल में आगे बढ़ता है। तो कंडेंसेशन जैसे जैसे पूरा होता चला जाता है तो हमारे पास और ज़्यादा कंडेंस होने के बाद में इसकी मोटाई लगभग हो जाती है 1400 nm या 1400 nm। ये एक टिपिकल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देता है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर कुछ भाग पर कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्रथम संकुचन। इस प्रथम संकुचन वाले स्थान पर ही क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर। इस प्रथम संकुचन वाला स्थान पर क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाया जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमेटिड्स में बंट जाता है। मतलब कि ये डीएनए अपने आप को इतना कंडेंस कर लेता है कि कंडेंस होते होते वो 2 क्रोमेटिड्स की शेप में हमें दिखाई देने लग जाता है। मतलब एक क्रोमेटिड्स में अपने डीएनए को वो पूरी तरह से स्टोर नहीं कर पाता, या आप नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से पैक नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसे 2 क्रोमेटिड्स बनाने पड़ते हैं। और हमें जब सेल डिवीज़न कर रही होती है तो हमें ये क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो हमें इस शेप में दिखाई देता है। इसलिए हम सेल डिवीज़न में पढ़ चुके हैं कि एक सेल जब डिवीज़न करती है तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। अब एक टिपिकल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाई गई है। इस डायग्राम को यदि हम गौर से देखें तो एक पूरे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहाँ पर जो स्ट्रैंड आपस में जो कंडेंस करते हैं वो स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमोनीमा, जो एक तरह का डीएनए ही होता है। और जहाँ जहाँ पर ये डीएनए अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेता है, वो पैक करने के वाले स्ट्रक्चर जहाँ पर कुछ बीड्स जैसे माला, मोतियों की माला होती है, उसके जो मोती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बीड्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उस बीड्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोनीमा ये सिंगुलर टर्म है, जबकि इसकी प्लूरल टर्म होती है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा। तो एक ही बात है ये। अब पूरी तरह से जब क्रोमोसोम पैक हो जाता है तो उसके चारों ओर नॉन एक्टिव प्रोटीन से बाइंड करती है और वो स्ट्रक्चर बनाती है पेलिकल, जो किसी भी तरह से कोई फंक्शनल नहीं होती, लेकिन वो उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को पैक करने के लिए काम में आती है।
अब इस क्रोमोसोम के ऊपर वाले सिरे पर और नीचे वाले सिरे पर एक संरचना बनती है, या इन संरचनाओं को हम बोलते हैं, या इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर मीन्स अंतिम सिरे, ये क्रोमोसोम के अंतिम से, जैसे हमने सेल डिवीजन पर था टीलोफेज, टीलो मीन्स अंतिम, फेज माने अवस्था। यहाँ पर ये इसके भाग, टीलो माने अंतिम, मेयर माने खंड या भाग या पार्ट, ये क्रोमोसोम के अंतिम खंड होते हैं, जिसको बनाने के लिए टीलोमेरेज एंजाइम काम में आता है। इसका काम क्या होता है, जैसे ये डीएनए था, इसने अपने आप को कंडेंस किया और कंडेंस करके अपने आप को इस क्रोमोसोम के अंदर पैक कर लिया, तो ये क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ न जाए या बाहर निकलकर दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो जाए, उससे बचने के लिए दोनों सिरों को बंद कर दिया जाता है। और उस बंद करने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। और इस क्रोमोसोम को ये अंतिम खंड होते हैं। क्रोमोसोम के बीच का भाग जहाँ पर वो कंडेंस होता कुछ बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन या संकुचित हो जाता है, उस भाग को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, या इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। सेंट्रोमियर क्या करता है, यहाँ पर इनएक्टिव पार्ट होता है, मतलब कि ये सिर्फ क्रोमोसोम के दो भुजाओं को जोड़ने का काम करता है। मतलब कि जो भुजाएं बनती है क्रोमोसोम्स के अंदर, उनको जोड़ने का काम करता है, या आपने कह सकते हैं कि ये क्रोमेटिड्स जो बने, उन क्रोमेटिड्स को जॉइंट करने का काम करता है। और हम सेल डिवीज़न में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार सेंट्रोमियर जो होता है सेल डिवीज़न के अंदर, जब स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं तो उन स्पिंडल फाइबर के साथ ये अटैच हो जाता है और क्रोमोसोम की मूवमेंट में या उनकी गति करने में हेल्प करता है। सेंट्रोमियर पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है काइनेटोफोर। काइनेटोफोर ही वो पार्ट होता है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर के फाइबर जो होते हैं वो इसके साथ, क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी किस प्रकार एक क्रोमेटिन नेटवर्क एक क्रोमोसोम में बदलता है। अब हम कुछ और बात करते हैं। कुछ अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो इस क्रोमोसोम से कुछ अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। मतलब कि हर जीनोम, मतलब कि हर हैप्लो जो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम होंगे। तो उन 23 क्रोमोसोम्स में से कुछ क्रोमोसोम अपने पास कुछ अलग स्ट्रक्चर रखते हैं। तो पहले वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर होती है। ये डीएनए स्ट्रैंड हम बना रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को वो वहाँ पर अटैच करते हैं और क्रोमोसोम के अंदर पैक होते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। जहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। टेलोमियर हम समझ चुके हैं पहले से, ये टेलोमियर है। अब यहाँ पर इस भाग को हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, और उसी के भाग के ऊपर पाया जाता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। मतलब कि यहाँ डायग्राम बना रखा है न्यूक्लियोलस का, मतलब कि ये कुछ क्रोमोसोम अपने साथ कुछ विशेष टाइप की स्ट्रक्चर अटैच करते हैं, और ये स्ट्रक्चर जहाँ अटैच होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकुचन। ये
कुछ ही क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, सभी क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते। इनका काम होता है न्यूक्लियोलस को अपने साथ अटैच करना, और न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये आरएनए रिच होती है या आरएनए की फैक्ट्री होती है, आरएनए रिच होती है या ये आरएनए की फैक्ट्री होती है। इसके द्वारा राइबोसोम्स या राइबोसोम्स बनते हैं, जो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये टिपिकल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो बीड्स की स्ट्रक्चर जैसी दिखाई देती है, जिसको हम मोती के मनके के समान या मोती के माला के अंदर जो मनके होते हैं उनके एक स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है, उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रोमोमियर्स। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमने पहले पढ़ा था इसको, क्रोमोनीमा। ये सिंगल है क्रोमोनीमा, इन दोनों कंबाइंड रूप से हम बोलेंगे क्रोमोनीमेटा। और एक ये क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर हमने बनाई, उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। ये था एक प्रॉपर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, जो किस प्रकार अपने आप को सेल डिवीज़न प्रारंभ करता है, तो उस समय अपने आप को कंडेंस करता चला जाता है, और कंडेंस करने के बाद अपने को ये स्ट्रक्चर डिवीज़न के लिए तैयार करती है, जहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या माइटोसिस, मियोसिस दोनों तरह के डिवीज़न के अंदर ये क्रोमोसोम बनते होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक नाम और दिखाई दे रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन। हम क्रोमेटिन नेटवर्क समझ चुके हैं, वास्तव में क्या होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, जो हम पूरी तरह समझ चुके हैं। अब इसमें छोटे छोटे जो चीज़ें हो रहे हैं वो नोट पहले समझ लेते हैं। पहले उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम में दिख सकते हैं आपको कि यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर कुछ भाग जो हैं वो गहरे रंग के दिखाई दिए गए हैं और कुछ भाग जो हैं वो हल्के रंग के दिखाई दिए गए। जब हम सेल को स्टेन करते हैं या स्पेशल न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं, तो कुछ भाग जो होता है वो गहरा अभिरंजित हो जाता है, स्टेन हो जाता है। गहरे अभिरंजित भाग को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इसके साथ जो भाग उस स्टेन को बिल्कुल नहीं लेता, उस भाग को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। इसका मतलब स्टेनिंग के आधार पर क्रोमोसोम में या इस क्रोमेटिन में दो पार्ट दिखाई देते हैं। पहला पार्ट कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा भाग कहलाता है यूक्रोमेटिन। ये डार्क कलर का दिखाई देगा, ये डार्क स्टेन से होगा, जबकि ये क्या कहलाएगा, ये लाइट स्टेन होगा। हेटेरोक्रोमेटिन मेनली पूरे क्रोमेटिन नेटवर्क का पूरी तरह से क्या होता है, ये इनएक्टिव पार्ट होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, पूरी तरह से इनएक्टिव पार्ट होता है। ये किसी भी तरीके से कोई भी सेल के फंक्शन में अपने आप को परफॉर्म नहीं करता, जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव पार्ट होता है। न्यूक्लियस को जो भी काम सेल के लिए करने हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करना है या और दूसरे सेल के प्रोसेस को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये यूक्रोमेटिन ही काम में आएगा, जो लाइट स्टेन होता है, मोस्टली एक्टिव होता है, और इनएक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो हमने ये पूरी स्ट्रक्चर समझी, किस प्रकार एक डीएनए, ये क्रोमेटिन नेटवर्क वास्तव में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होती है। और प्रोटीन मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन पाई जाती है। और जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है या क्रोमोसोम का निर्माण करती है, तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर संघनन होता चला जाता है, और संघनन होते 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 हमारे पास पूरा एक टिपिकल क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ये कंडेंसेशन प्रोसीजर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए किस प्रकार अप्लाई करते हैं और किस प्रकार ये डीएनए को पैक करते हैं।
तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमें याद रखना है डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। टीलोमेयर्स क्या होते हैं वो हम समझ चुके हैं, और टीलोमेयर्स कहाँ पाए जाते हैं ये भी अपने समझ चुके हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का क्या रोल है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का क्या रोल है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। एक सैटेलाइट जो हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में बताया था, सैटेलाइट को हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर पूरे ह्यूमन जीनोम को या पूरे क्रोमोसोम को स्टडी करके समझाया गया। तो वहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ किस टाइप से सैटेलाइट को उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है। कल या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी के हिसाब से हर बार उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।